Hey there, this is Pranshu Verma and our next lecture on electric potential and capacitance। आज मैंने सही नाम ले लिया ना? हाँ ठीक है। हाँ तो देखो भाई, अपन लोग जो पिछला लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट पिछला लेक्चर था जिसमें हमने सीखा कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है ना। और क्या नाम जो है, हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ओके, तो जो हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला, आई थिंक सो वो था ये, है ना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। और हमने कब फॉर्मूला ड्राइव किया था? व्हेन देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस d एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया a। ओके, तो ये जो डेरिवेशन किया था हमने, C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कुछ भी बोलो, ठीक। तो जो ये फॉर्मूला था इसकी अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑब्जर्वेशन नहीं की थी। मेरी भी मिस्टेक थी कि मैंने लेक्चर को बिना ऑब्जर्वेशन के शट डाउन कर दिया, दैट वाज माय मिस्टेक। तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ और आज इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं हम। ओके, और यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। और आपको ये भी पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक है क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ द लेक्चर एंड यू विल गेट सम नॉलेज अबाउट कैपेसिटर। ओके, हाँ तो देखिए भाई जरा, भाई पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने एक डिराइव किया था फॉर्मूला कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हेन there is no medium in between the two parallel plates, okay, and they got charged up, तो उसमें जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक बात बताओ, यदि मैं एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कितनी है याद है किसी को? कई बच्चों ने तो बोल दिया होगा, कई बच्चों ने गलत बोला होगा, कई बच्चों ने उंगलियां दबा ली होंगी अपनी दांतों तले, है ना। चलिए वैल्यू तो बता दी, अब यूनिट कौन बताएगा इसकी? क्या पूछ रहे सर, ये पढ़ाया था आपने? हाँ भाई पढ़ाया था यार ठीक है। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके ठीक, लेकिन ये तो है क्या, कांस्टेंट, क्योंकि स्पेस है, स्पेस के लिए तो इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। लेकिन क्या एरिया कांस्टेंट है, क्या डी कांस्टेंट है? नहीं, तो इन पे डिपेंड कर रहा है सी डिपेंड कैसे कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, ए पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। मतलब मैंने प्लेट्स को बहुत बड़ी इन्फानाइट ले ली तो कैपेसिटेंस भी कैसा हो जाएगा, इन्फानाइट, कैसा हो जाएगा, इन्फानाइट। और डी मैंने बहुत छोटा लिया, बहुत ज़्यादा छोटा ले लिया तो सी कैसा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारी लिमिटेशंस है, ना तो हम ए को इन्फानाइट बना सकते हैं ना डी को जीरो। देखो ये तो इम्पॉसिबल ही है, आपको पता है ना। किसी भी प्लेट को इन्फानाइट तक बना सकते हैं? नहीं, रिलेटिवली बना सकते हैं, हाँ ठीक है, रिलेटिवली इन्फानाइट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्फानाइट किसी चीज़ को नहीं बनाया जा सकता। ओके, एक परसेप्शन है रिलेटिव, ये जो इन्फिनिटी है ना, दिस इज अ परसेप्शन, एक परसेप्शन है कि ओ भाई क्या है, वो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैंने उसको इन्फानाइट मान लिया। भाई बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत बड़ी चीज़ है, मैं देख ही नहीं पाया कितनी बड़ी थी, है ना, कहते नहीं इतनी बड़ी, है ना। तो वो क्या है, वो इन्फानाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को बोल के अपन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि इन्फानाइट लार्ज है, इन्फानाइटली लार्ज है। समझ में आया? देखो सीधी सी बात है यार, कई हम लोग ऐसा एग्जाम्पल जनरली देते हैं कि यदि मैं एक बैक्टीरिया को, जिसको आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना, यदि एक बैक्टीरिया को मैं उठा के अपने हाथ में रख दूं, तो मेरा हाथ उस बैक्टीरिया के लिए इतना बड़ा है कि वो घूम के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है उस पर, है, सोच को भाई। वो मेरे हाथ को यदि घूमने लग जाए, मेरे हाथ की सरकमफ्रेंस पे घूमने लग जाए, तो उसी में उसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब मेरा हाथ ही उस बैक्टीरिया के लिए क्या था, इन्फानाइट, क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, इन्फानाइटली लार्ज था।
समझ में आया? तो अपन लोग रिलेटिवली इन्फानाइट, मेरे लिए बहुत छोटा है मेरा हाथ, है ना, एक्चुअल में वैसे भी छोटा है। ओके, तो आपको समझ में आया कि रिलेटिवली इन्फानाइट कर सकते हैं। इसका मतलब हम ए इन्फिनिटी तो बना ही नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, लेकिन हाँ डी जीरो कर सकते हैं। डी जीरो कर दिया तो थियोरेटिकली बोला जा सकता है कि सी इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन सी बचेगा ही नहीं। यदि हमने डी इक्वल टू जीरो कर दिया तो सी बचेगा ही नहीं, सी इन्फिनिटी नहीं है भैया, सी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, जीरो कर देगा वो। क्यों? अरे यार डी का मतलब जीरो कर देने का मतलब क्या है? प्लेट आके एक दूसरे से क्या हो गई? चिपक गई, है ना भाई। सोचो, देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि एक मूवी चल रही है, उसमें एक हीरो है एक हीरोइन है ना, आपस में लड़ाई चल रही है, पूरी फाइटिंग चल रही है कि भाई विलन आ रहा है, हीरोइन को उठा ले जा रहा है ना, हीरो आया उसको बचाने के लिए, ठीक, आखिर में बचा लिया, दोनों मिल गए, दोनों की शादी हो गई। अब क्या हुई, तुम्हारे को मूवी में बच्चे भी दिखाएंगे कि बच्चे हो गए हीरो हीरोइन के, फिर में बूढ़े हो गए, फिर उनकी शादी हो गई बच्चों की, फिर बच्चों की शादी हो के बच्चों के बच्चे हो गए। इतना सी दिखाएगा या उससे भी आगे दिखाएगा? नहीं दिखाता भाई। जहाँ पर हीरो हीरोइन से आके मिल गया वहीं पे मूवी समाप्त, हमारा विलन मर गया, मूवी खत्म। यही कंसेप्ट है यहाँ पे कि यदि हमारी प्लेट्स दोनों आपस में आकर मिल गई, दोनों प्लेट्स आकर मिल गई, तो यू डोंट हैव एनी स्पेस टू स्टोर द एनर्जी। आपके पास एनर्जी स्टोर करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा। हाँ है ना? ओए भाई ये चाहती प्लेट ये ही चाहती हैं, इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, ये चाहती यही है कि आपस में आके हम मिल जाएं, हमारा मेल हो जाए। लेकिन हमें यदि एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी स्टोर करके रखनी है, हमें मूवी को कंटिन्यू रखना है, हमें मूवी को देशद्रोही बनाना है, 4 घंटे की मूवी बनानी है, तो इनको मिलने नहीं देना है, हमें इनको मिलने बिल्कुल भी नहीं देने का है। ठीक, तो मतलब हम डी जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कहानी का क्या सॉल्यूशन आया कि डी को जीरो नहीं किया जा सकता। ओके, तो देखो सी की हमारे को यहां से एक चीज पता चली है कि ना तो हम ए को इन्फानाइट कर सकते हैं और ना ही डी को जीरो कर सकते हैं। इसका मतलब सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हम पहुंचा सकते हैं, एक लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उस लिमिट के बाद हम सी पर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ या ना? समझ में आया? ये चीज याद रख लो, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ओके, शायद लाइट की प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, लाइट भाग गई है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि लाइट आएगी कि नहीं आएगी, तब तक अपन लोग लेक्चर को सुनने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं बोला आपको, मैं समझाया आपको कि देखो ये फलाना ढीकना है भाई, ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी से डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डी घटाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ए बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अपन लोग एक लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इंसान क्या है? इंसान गलती का पुतला है ना? नहीं, गलती का पुतला तो है ही है, लेकिन चंचल है, उसको चाहिए और नई नई चीजें चाहिए, इन्वेंशन करनी है। तो हमारी खोज जो है, हमारी भूख जो है एनर्जी की, यहाँ पे खत्म नहीं होती है, यहाँ पर खत्म नहीं होती है। कहाँ पर? कि यदि हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएं जिसके बीच में देयर इज नो क्या बोले इसको, मीडियम, तो उससे हमारे को जो एनर्जी चाहिए उसकी खपत पूरी नहीं हो रही है, तो व्हाट शुड वी हैव टू डू? ठीक, तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे एक काम करा। साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने किया कि भाई एक काम कर दो चाचो, कि ये करियो, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टर रख दो, एक कंडक्टर रख दिया। अब यो टोटल डिस्टेंस है d, ठीक है, इसको डिस्टेंस को मान लेते हैं, थिकनेस को t, ठीक है, और सबके क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? a है। हो गया? तो क्या होगा एक्चुअली में? उन्होंने सोचा था कि इससे फायदा होगा, इससे क्या होगा? फायदा होगा, लेकिन इससे नुकसान हो गया। इससे क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया देखते हैं। ठीक, बाप रे बाप बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, तो देखो इससे क्या नुकसान है, ध्यान से देखो
भाई हमारा जो कंडक्टर होता है, उन्होंने जो साइंटिस्ट लोग थे, जो इन्वेंटर थे, उन्होंने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि जो कंडक्टर होता है, यदि मैं कंडक्टर को लूँगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। याद करो इस चीज़ को, अभी समझा भी दूंगा कैसे, लेकिन फिलहाल याद करो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज शून्य। कितनी होती है? जीरो होती है। कैसे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मैं यदि इसको हटाऊं तो यहाँ पे एक फील्ड चल रही थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी जो प्लस से माइनस की तरफ जा रही थी, ई नोट है ना, ई नोट मान लिया उसको। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस ई नोट की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता पाएगा? हाँ, अरे भाई बीच में जितना पोटेंशियल डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस, वी बाई डी, आया ना, होगी ना। चलिए अब ध्यान से देखो, यदि मैंने इस फील्ड में इसको कंडक्टर को रख दिया तो व्हाट विल हैपन। ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है। ओके, अब देखो ध्यान से देखो क्या होगा कि एक्चुअली में आपको पता है कंडक्टर क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रिफाइड होते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को मतलब मजे से क्या नाम सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मजे से सपोर्ट करेंगे। तो क्या होगा एक्चुअली में, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके मेरी थिकनेस टी वाली कंडक्टिंग प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ या ना। और पॉजिटिव इसकी तरफ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि डाउट वाली चीज है ही नहीं। अरे भाई निगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। और एक बात ये भी बताई थी कि मेरे को आपको याद है कि नहीं है कि जब इंडक्शन होता है, ये इंडक्शन ही तो हो रहा है, जब इंडक्शन होता है तो इक्वल होता है, जितना यहाँ पे पॉजिटिव है उतना यहाँ निगेटिव और उतना ही यहाँ पॉजिटिव, याद है ना। चलिए, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप सबको इतनी चीज़ें याद रहती हैं। तो देखो यदि ऐसा है, मतलब जितना चार्ज यहाँ पे Q था तो यहाँ पे भी Q निगेटिव, यहाँ पे Q पॉजिटिव और यहाँ पे Q निगेटिव। ओके, इसको गोली मारो, इसको साइड में रखो अभी। तो देखो जरा, निगेटिव और पॉजिटिव, दो निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो क्या यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलनी स्टार्ट होगी क्या? पॉजिटिव से निगेटिव, आपको पता है, मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि पॉजिटिव चार्ज कोई भी हो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने अंदर से, हाँ या ना, बाहर की तरफ बनाएगा, और निगेटिव अट्रैक्ट करेगा फील्ड को, मतलब निगेटिव की तरफ जाएगी फील्ड, पॉजिटिव से निकलेगी फील्ड, हाँ या ना, बताओ मेरे को। ओके, ये चीज भी याद है आप लोगों को। अब देखो, क्यों इतना ही है जितना बाहर है, क्यों इतना ही है जितना बाहर है, क्यों इतना ही है जितना बाहर है? अरे तो भाई फील्ड भी तो उतनी ही होगी जितनी बाहर है, फील्ड भी तो उतनी ही होगी जितनी बाहर है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। जितनी बाहर है ई नॉट उतनी ही अंदर। लेकिन यहां एक कंडीशन है, अरे बाहर इस तरफ है, अंदर इस तरफ है, अपोजिट है, बाहर इस तरफ, अंदर इस तरफ, मतलब अंदर में जो फील्ड है वो क्या है? अपोजिट है। तो यदि मैं अंदर की बात करने लग जाऊं, अंदर कंडक्टर के अंदर, ओके, कंडक्टर के अंदर एक ई नोट इस तरफ चल रही है और एक ई नोट इस तरफ चल रही है, सेम दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या कोई सी बचेगी? नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। कितनी हो जाएगी? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी हो जाएगी? जीरो। समझ में आया कैसे? कुछ नहीं करना, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, जितने पॉजिटिव इधर उतने निगेटिव इधर आ जाएंगे, उतने पॉजिटिव अपार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। मैं ये भी बोल सकता हूँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द आउटर आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, बट इन वेक्टर फॉर्म दिस विल बी written like this, E vector equal to minus E naught vector, okay।
और यदि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल है तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आया? तो कंडक्टर के अंदर क्या होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। भाई साइंटिस्ट लोगों ने उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था, उन्होंने बस डाल दिया। कंडक्टर डालने के बाद उन्हें पता चला कि हाय राम, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो देखा, चलिए देखा, इन्होंने करा। भाई इन्होंने फिर से वही काम करा, ठीक है, इन्होंने करा। इन्होंने ये पूछा कि भाई मेरे को ये बताओ कि अब मेरे पास इस कंडक्टर को डालने के बाद कितना स्पेस बचा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल स्टोर हो सकता है। तो ये और ये, हाँ या ना, टोटल डी है, बीच में से टी गायब है ना, डी में से टी गायब है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया तो वही है, डी की जगह क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। बोलो राम जी की जय। कितना जाएगा कैपेसिटेंस, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। भाई देखो टी में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, हाँ या ना, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे चार्ज कैसे स्टोर होगा, चार्ज स्टोर होगा क्या, नहीं स्टोर हो पाएगा वहां पे चार्ज। चार्ज स्टोर करने के लिए वहां पे कुछ होना भी तो चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, तो वहां पे चार्ज स्टोर नहीं होगा, चार्ज स्टोर नहीं होगा तो पोटेंशियल भी वहां पे नहीं बन पाएगा। ओके, पोटेंशियल नहीं बन पाएगा तो उस चार्ज, उस स्पेस को तो अपन लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, हटा के चलेंगे। टोटल डी था स्पेस, टी गायब हो गया, टी अनयूज्ड है, तो क्या हो जाएगा, टी को हम माइनस कर देंगे डी में से, और जो टोटल स्पेस होगा वो ये हो जाएगा। हाँ या ना, अरे बोल दो, अरे यार देखो v की वैल्यू क्या थी भाई, सॉरी e की वैल्यू क्या थी भाई, v माइनस डी, v बाई टी, और d की इस बार वैल्यू क्या होगी, इफेक्टिव d कितना होगा, d माइनस टी होगा। हाँ या ना, ठीक है। हाँ यार गर्मी लग गई भाई, भाई 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 गर्मी लग गई, चलो सॉरी, ठीक है। और आप दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हो कितनी होगी भाई, q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यही थी ना, ठीक है नहीं, दोनों को इक्वेट करो, v माइनस डी बाई टी बराबर है और q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ओके, अब जरा यहाँ से ध्यान दो, q बाई v करोगे है ना, q बाई v करो तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, a ऊपर गया, d माइनस टी नीचे आया, q बाई v क्या होता है, c होता है। लो देखो डेरिवेशन भी हमने सोल्व कर दिया 2 मिनट में, आपको कुछ नहीं करना है, ये केवल समझने के लिए था, ये केवल और केवल न्यूमेरिकल के लिए आएगा, कहीं पे भी थ्योरी के लिए नहीं पूछने वाला। लेकिन इसका हेडिंग डाल लो, क्या होगा कि भाई कैपेसिटेंस सीटेंस ऑफ कैपेसिटर when conducting plate of thickness T is placed in between the parallel plates। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इतना अच्छे से समझाया मैंने, मैं इतना लंबा खींच देता हूँ समझाते टाइम पे किसी भी चीज़ को कि अपने आप ही समझ में आ जाता है ना। हाँ सर बिल्कुल सच बात बोले, नहीं सर सच बात नहीं बोले, ठीक है जैसा भी बोले, अब तो बोल दिया। हाँ तो आपको समझ में आ गया होगा ये थिकनेस का, समझ में आ गया, आ गया, चलिए हटा दूँ। लेकिन देखो यहाँ से भी एक चीज़ देखो, कंडक्टर उन्होंने रख तो दिया, वो अनयूज्ड है, उसका यूज कुछ नहीं हो रहा है, रखने के कोई फायदा है नहीं, लेकिन उसने आपका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर दिया है प्रभु, डी को डिक्रीज किया है उन्होंने। पहले डी था ना, अब डी डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज है ना, डी माइनस टी, डी में से समथिंग घट रहा है ना। तो यदि कुछ घट रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए इनिशियल क्या था, ये था, डिवाइड कर दो जरा, गेला गेला क्या हो जाएगा, डी माइनस टी सबसे ऊपर जाएगा, डी माइनस टी अपॉन टी,
यहाँ से जरा मेरे को c की वैल्यू निकालो, c इधर ये इधर, तो d अपॉन डी माइनस टी इंटू सी नोट। बोलो हाँ या ना, राम जी की जय, हाँ या ना, 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 अरे जल्दी बोलो ना यार, आया कि नहीं आया समझ में। सी का एक फॉर्मूला मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए, और क्या निकालूं, और क्या निकालूं, इस डी को नीचे भेज दो, सी नॉट अपॉन डी को नीचे भेजिए, डी बाई डी माइनस टी बाई डी। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखता है इंसान जिसको याद रखना है। यदि मैंने कोई कंडक्टिंग प्लेट पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाल दिया है तो उसकी वजह से कंडक्टर कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, सी नॉट का 1 अपॉन 1 माइनस टी बाई डी। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन, फिर से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। इतना उतार लो, सब कुछ उतार लिया, बहुत बढ़िया, मैं हटा रहा हूं। अब मैं फाइनल फॉर्मूले पे बात करूंगा केवल। सर आप फॉर्मूला बढ़ा ही जा रहे हो, बढ़ा ही जा रहे हो, अब लगा अब खत्म हो गया। भाई ऐसे ही चलता है, फिजिक्स है फिजिक्स, फिजिक्स, हर चीज की ऑब्जर्वेशन हम करते रहेंगे। ठीक है, हाँ हमारा फॉर्मूला है सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी। ओके, चलो देखो, मैं बोल रहा हूं कि सी विल बी ग्रेटर देन सी नॉट। ठीक है, और देखो इसको अपन लोगों को जस्टिफाई करना है इस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू आई हैव टू जस्टिफाई दिस। करें, चलिए सबसे पहले तो मुझे डिनोमिनेटर बताएगा कि ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, यदि ये एक से बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी होगी। ओके, और यदि ये 1 से छोटा है तो ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, दैट मीन्स 1 माइनस टी बाई डी विल बी स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा होगा। समझ में आया? 1 माइनस टी बाई डी विल बी श्योरली लेस देन 1। क्यों? देखो 1 में से समथिंग घट रहा है यार, देखो 1 में से कुछ ना कुछ डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो हो रहा है, खोदते हो यार। टी माइनस डी डिक्रीज हो रहा है, 1 में से कम हो रहा है, तो 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी। 1 में से कुछ ना कुछ तो घट ही रहा है, तो कुछ कमी तो बचेगा। चलिए देखते हैं अपन लोग और क्या कर सकते हैं इसका, इस करोड़ी मल का और क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ से एक चीज और भी पता चल रही है कि ये t डिवाइडेड बाई टी, ये भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ये भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, क्यों? देखो जरा, ये रिलेशन आएगा t इज स्मॉलर देन d, t इज स्मॉलर देन d। यदि ये रिलेशन है तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप पैरेलल प्लेट के बीच में एक थिकनेस t वाला रख रहे हो। यदि ये d छोटा होगा t से तो आप कैसे रख पाओगे अंदर? हाँ, यदि ये d 5 सेंटीमीटर का है और t आपने 6 सेंटीमीटर का रख दिया तो क्या पैरेलल प्लेट के बीच में आएगा? नहीं आएगा यार, वो छोटा ही ज़्यादा, इसको छोटा ही होना पड़ेगा, इसको 3 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया? तो देखो ये रिलेशंस हैं, ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। ये कहाँ प्रॉब्लम करेंगे? न्यूमेरिकल में करेंगे। यदि आपको ये याद होंगे, t हमेशा छोटा होगा d से, 1 माइनस टी बाई डी हमेशा 1 से छोटा होगा, और कैपेसिटेंस जो आया है कंडक्टर के टाइम में, सी कह दो इसको, चलो जहाँ पे भी लिखा है ना इसको सी कह दो, सी बोले दो, कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि देखो अभी डाइलेक्ट्रिक भी आने वाले हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के बाद टाइम में हम सी कर देंगे उसको, क्या कर देंगे, सी डी। ओके, तो ध्यान से समझो क्या मैंने बोला, आपको क्या समझाया मैंने समझाया है कि यदि डाइलेक्ट्रिक आएगा तो इस टाइप का आपका सी निकलेगा, और 1 माइनस टी बाई डी हमेशा 1 से छोटा होगा, टी बाई डी हमेशा 1 से छोटा होगा, और टी हमेशा डी से छोटा होगा। ये सब गणित है, ये सब समझने जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए। समझ में आ गया? उतार लो फटाफट। चलो, धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से चांदनी। चलिए चांदनी को साइड में रखो। ओके, और आगे अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
देखिए कैपेसिटेंस ने जितना हमें कंडक्टर ने हमें जितना कैपेसिटेंस दिया 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई डी, इससे भी हम लोगों की भूख शांत नहीं हुई। मैंने भूख सही लिखा है गलत लिखा है पता नहीं, ठीक, ये शांत नहीं हुई, हमें और चाहिए, और मांगता अपने को। तो कैसे चाहिए भाई, और मांगता तो और कहाँ से लाएं, और कहाँ से लाएं? ठीक है, इंसुलेटर डाला, इंसुलेटर से काम चला नहीं चला भाई, इंसुलेटर ने तो और तिया पांचा कर दिया। क्या कर दिया? उसने तो कैपेसिटर ही नहीं बनने दिया, उसने जो आसपास जो फील्ड बन रही थी ना, वही देखो, इंसुलेटर डालो क्या होगा? क्या कोई समझ पा रहा है? इंसुलेटर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? हैं? तो हमने कंडक्टर डाला था तो फील्ड इधर से उधर पास हो पा रही थी, ठीक है, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पर जा पा रही थी, ठीक है, बीच में गायब हो जा रही थी, लेकिन वे ऐसे मुड़ तुड़ के चलो चलो घूम के चलो थोड़ा सा, ठीक, मतलब जा पा रही थी ये, ठीक है, इन शॉर्ट, ओके। लेकिन जैसे मैंने इंसुलेटर डाल दिया, इंसुलेटर डाल दिया, क्या हुआ? इंसुलेटर ने यहां से, इसने पॉजिटिव वाले ने अपनी फील्ड तो भेजी, ठीक है, लेकिन इस निगेटिव वालों को मिली ही नहीं। इस निगेटिव वाले प्लेट को पॉजिटिव से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है आपको पता है? इंसुलेटर क्या होता है? वो फील्ड को आपने अंदर से पास होने ही नहीं देगा। कंडक्टर क्या था? ठीक है, अपने अंदर जीरो रखेगा, अपने अंदर जीरो रखेगा, लेकिन अपने से बाहर पास कर देगा। ले भाई ले, ठीक है, ये करेगा कंडक्टर। 10 दिया 10 उधर दे दिया, 10 इधर दिया 10 उधर दिया, कंडक्टर ये करेगा। लेकिन इंसुलेटर ला दे, जेब में डाल लिया। समझ में आया? दे जेब में डाल लिया, वो पास नहीं करने वाला, आगे पास नहीं करने वाला। समझ में आया? तो इसीलिए इंसुलेटर तो सबसे बेकार रद्दी है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन ही नहीं होने जा रहा, आगे फील्ड जाएगी ही नहीं, तो पोटेंशियल बनेगा कहाँ से? नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला। इसीलिए इंसुलेटर के बारे में यदि कोई बच्चा सोच रहा था, यदि कोई बच्चा बालक सोच रहा था तो भूल जाओ, ओके। हाँ, तो हम दो चीज देख चुके हैं कि स्पेस हमने डाल दिया, ठीक, हमने कंडक्टर डाल दिया। अब हम और क्या डालें कि जिससे हमारी भूख शांत हो जाए? और वहां पे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके एक अलग से मटेरियल देखा, कोई अलग से नहीं था, अवेलेबल हमारे पास पहले से ही था, जैसे कि ग्लास। ग्लास आप जानते हो ना? हाँ सर, जिसमें हम हाँ जूस पीते हैं, जूस, ठीक, हाँ, तो जिसमें हम मतलब जिसका यूज अपन लोग इधर से उधर आर पार देखने के लिए भी करते हैं, है ना, तो उसको ग्लास बोलते हैं, ओके। तो ग्लास का जैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए ग्लास पे, उन्होंने बाई मिस्टेक क्या किया, पता नहीं बाई मिस्टेक किया था या कैसे किया था, लेकिन ठीक है समझो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे, ठीक, उन्होंने क्या करा, एक ग्लास की प्लेट रख दी, ठीक है, एक गिलास रख दिया इसके बीच में टी थिकनेस का, ठीक। अब देखो ग्लास जैसे ही रखा और लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि ग्लास वैसे तो एक इंसुलेटर की तरह है, ठीक है, अपने पास से करंट को फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन हमने देखा कि ग्लास इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है ग्लास। और यही प्रॉपर्टी का यूज हमने कर दिया, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर दिया कि भैया ग्लास बस तू एक काम कर, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने दे अपने अंदर से, ठीक, और सब काम हम कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो गई तो पोटेंशियल बन जाएगा। आपको पता है पी की वैल्यू क्या होती है? E इक्वल टू होता है E इंटू एल, है ना। E क्या था? V बाई एल। यदि E बन गया और लेंथ है हमारे पास तो V बन जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोल दो, समझ में आया? बस ये एक बाई मिस्टेक काम हुआ था, ये बाई मिस्टेक हुआ होगा, बिल्कुल पक्का मेरे को भी लगता है। क्यों लगता है मेरे को ऐसा? क्योंकि इंसुलेटर का एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा, ओके, और इंसुलेटर में वो लोग बोल रहे होंगे कि चल भाई ये डाल के देख, और चल इससे नहीं हो रहा तो इससे डाल के देख। होता है, अपन लोग इंडियंस भी करते हैं ना, वही इससे नहीं हुआ, 3 इंची का पेज से नहीं हुआ तो 4 इंच का पेज लगा, है ना। तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोग भी कर रहे होंगे कि अरे चल ठीक है, लकड़ी से काम नहीं बना तो प्लास्टिक लगा दे, प्लास्टिक से काम नहीं बना कांच लगा दे, कांच से काम बन गया,
ठीक, कांच से काम बन गया। तो फिर वहां से एक अलग से थ्योरी चली, एक स्टडी चली अच्छी सी, ओके, और वहां से एक अलग टाइप की ही, अरे वाह लाइट आ गई, ठीक, तो वहां से एक अलग टाइप की ही स्टडी सामने आई और हमने अलग टाइप के ही मटेरियल डिजाइन कर दिए, ठीक है, एक अलग टाइप की खेप तैयार हुई मटेरियल्स की, और उनको क्या बोला, डाई इलेक्ट्रिक, क्या बोल दिया, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक, ये इलेक्ट्रिक की डाई है, ओके, छोड़ो ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक अपन लोगों ने एक मटेरियल तैयार किए जिनको अपन लोगों ने क्या बोला, डाई इलेक्ट्रिक। और डाई इलेक्ट्रिक कैसे मटेरियल्स हैं, दोज मटेरियल हु doesn't flow the current through them but let the electric field pass through them, ठीक है। मैं जब लिखता लिखता रुक जाता हूँ ना तो मैं इंग्लिश का सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ मुझे याद नहीं रहती, मेरे दिमाग में बस समझ ही रहती है, और उस समझ को मैं केवल और केवल वर्ड्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरी, ये डेफिनेशंस जो भी मैं देता हूँ ये मेरी खुद की बनाई हुई है, खुद की बुक की है, ठीक है, जो बुक मेरे दिमाग में है, कहीं और नहीं है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया है कि क्या है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल्स होंगे जो करंट के फ्लो को रोकेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देंगे, ठीक है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को तो पास होने देंगे लेकिन करंट के लिए रोक है, ओके। जैसे कि हमारे देश में कि इलेक्ट्रिक मोबाइल, चाइनीज़ मोबाइल तो आ सकते हैं लेकिन चाइनीज़ ऐप्स पे रोक लग चुकी है, नहीं लग चुकी, ऐसा ही कुछ है, ओके, मोबाइल आते रहेंगे, ठीक, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को डाइलेक्ट्रिक्स बोला गया, लेकिन हमारे को इसकी डेफिनेशन से कोई मतलब वास्ता नहीं है। जो हमारी स्टडी है अपन लोग डाइलेक्ट्रिक्स पे स्टडी करेंगे। किस पे स्टडी करेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स पे, ठीक। तो डाइलेक्ट्रिक्स की जो खेप तैयार हुई है वो दो टाइप की हुई है। कितने टाइप की, दो टाइप की, एक का नाम है पोलर, दूसरे का नाम है नॉन पोलर, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों की वर्किंग सेम है, लेकिन अपन लोग फिर भी इनको अलग बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मेरे को कोई बात से कोई खास यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि देखो पोलर क्या होते हैं। पोलर क्या होते हैं कि उसमें जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव एटम्स होते हैं उनके बीच में एक थोड़ा सा अनयूनिफॉर्म सेपरेशन होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन पोलर होंगे वो कैसे होंगे, कोई सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है, एकदम सही तरीके से, मस्त एकदम तरीके है, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा कर देते हैं क्योंकि अभी मैंने इनको फील्ड में नहीं डाला है, ठीक है, ठीक। देखो जब भी हम बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक है, जो दो टाइप के हैं, पोलर और नॉन पोलर, और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, कोई फील्ड नहीं है, बिना, विदाउट एनी फील्ड है, विदाउट एनी फील्ड, ठीक है। मैं रोकने वाला हूँ अपने लेक्चर को आज के लिए, ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो विदाउट यदि एनी फील्ड है भाई, कोई फील्ड नहीं है, तो इनमें जो क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट होता है, समझोगे अभी। डाइपोल मोमेंट जो होता है आपको याद होगा वो होता है जीरो, कोई डाइपोल मोमेंट इनका नहीं होगा, नेट वाला, ठीक। डाइपोल मोमेंट आप जानते हो क्या होता है, Q इंटू 2a। जरा आप देखो, यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो देखो माइनस और प्लस, दो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्जेस होंगे ये, और एक छोटे से डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, हाँ या ना। तो यदि इक्वल चार्जेस छोटे से डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं तो यहाँ पे ये डाइपोल क्रिएट करेंगे, लेकिन डाइपोल का नेट डाइपोल मोमेंट होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। यदि किसी फील्ड में मैं बात करूं कि किसी भी फील्ड में नहीं रखे हैं मेरे डाइलेक्ट्रिक्स,
ओके। लेकिन जैसे ही मैं इनको रख देता हूं किसी फील्ड में, ठीक है, किसी भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डाल दिया, इसको लो ये डाल दिया ई, कोई ई नॉट फील्ड है, ओके, दोनों को डाल दिया तो दोनों ही सेम बिहेव करेंगे, दोनों ही कैसे बिहेव करेंगे, सेम बिहेव करेंगे, और दोनों में एक नेट डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। इसीलिए मैंने उस फिगर को सही करा था, दोनों फिगर को सही करा था, ठीक है। मैंने क्या कर दिया था, उन फिगर में दिख रहा था डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि निगेटिव निगेटिव इधर थे, निगेटिव निगेटिव इधर थे, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर थे। अब देखो रैंडमली सब डिस्प्लेस्ड हैं, कुछ नहीं पता किसका क्या है, ओके। तो इसीलिए सब एक दूसरे के, सबके पास अपना डाइपोल मोमेंट है, इसके पास P2 है, इसके पास P3 है, इसके पास P4 है, लेकिन सबका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से बटा हुआ है कि किसी का प्लस है, किसी का माइनस, किसी का प्लस, किसी का माइनस, किसी का प्लस, किसी का माइनस, तो सब एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही फील्ड के अंदर डाला, जैसे ही इनके अंदर फील्ड डाली, तो वैसे ही ये अरेंज हो जाते हैं, वेल अरेंज्ड, कि निगेटिव इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, तो निगेटिव इस तरफ हो गए इनसाइड, पॉजिटिव इस साइड हो गए, है ना। और अब यहाँ पे एक नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा, क्लियर है, ठीक है। और जो ये अब हो रहा है, ये जो हो रहा है ना, ये वेल अरेंज्ड हो गए, ये आराम से मस्त अपना घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फील्ड डाली तो निगेटिव वाले इस तरफ चले गए, पॉजिटिव वाले इस तरफ चले गए, ये सेपरेटेड हो गए, ठीक है, एक डाइपोल मोमेंट बना लिया अपना। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। इसका मतलब है पोलराइज्ड करना, किसी भी चीज को पोलराइज करना। पोलराइज मतलब आप पता है क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल बना देना, मतलब नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल अलग अलग कर देना, सबके सबके। यहाँ पे एक एक का तो नेगेटिव पॉजिटिव हो रखा है अलग अलग, लेकिन सबके एक साथ तो नहीं है ना, है ना, सबने अपना अपना अलग अलग कर रखा है, लेकिन सब एवं ही हो रहे हैं। यहाँ पे एक वेल अरेंज मैनर में नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग हो गए, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला है, पोलराइजेशन। क्या बोला है, पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो बस खत्म कर रहा हूँ मैं लेक्चर। पोलराइजेशन क्या हुआ, ठीक, इसकी भी थ्योरी बनाई गई, इसकी भी डेफिनेशन बनाई गई कि पोलराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज, लिख लो इसको, पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कैन बी डिफाइंड एज द नेट dipole moment, the net dipole moment produced in a dielectric per unit volume, per unit volume when placed inside the electric field, when placed inside the एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देता हूं तो जो नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा उसको पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं तो मुझे मिलता है पोलराइजेशन। क्या मिलता है, पोलराइजेशन। इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, कैपिटल P इज इक्वल टू P नेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जरा चेक करो पोलराइजेशन, सॉरी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद करो वो दिन क्यों इंटू 2a होता है, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए इसको 2a को जगह में लेंथ बोल देता हूँ, ओके। क्या हो गया, लेंथ बोल दिया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, हाँ या ना। एल से एल गया, ओए गेला के नहीं गेला यार, तो P की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन एरिया। क्या आ गई, Q अपॉन एरिया। और P की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी बताई थी क्या, Q अपॉन चार्ज, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होती है। क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है। तो ये था
बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी ससेप्टिबिलिटी छोड़ दी है, ससेप्टिबिलिटी के अलावा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मैंने छोड़ दिया है, और अगले लेक्चर में हम इनके बारे में बात करेंगे कि ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। जब इतना पढ़ पाएंगे तब अपन लोग डेरिवेशन कर पाएंगे, तब तक नहीं कर सकते। ओके, तो बस कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल ध्यान से पढ़ना है। जो मैंने अभी आज पढ़ा है आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने जो पढ़ाया आपको ध्यान में रखना है। डाइलेक्ट्रिक कौन मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने देंगे, करंट पास होने नहीं देंगे। ओके, दो टाइप के हैं, पोलर नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर में आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा कभी भी, लेकिन बस याद रखना नॉन पोलर में क्या होता है कि वेल मैनेज क्या नाम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता उनके पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन पोलर में क्या होता है मॉलिक्यूल्स में एक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन ओवरऑल बोलोगे तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट क्या कर देंगे, कट करके जीरो कर देंगे। ठीक, मेरे वर्ड्स बस सुनते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे कर लेना यदि तेज लगे तो, और धीरे लगे तो तेज कर लेना। ठीक, और हमने जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो दोनों ही एक जैसा बिहेव करने लगे, दोनों के ही मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक सेपरेशन आ गया, जिस तरीके से यहाँ दिख रहा है। सेपरेशन आया तो डाइपोल मोमेंट बना होगा। डाइपोल मोमेंट बनने की प्रक्रिया, नेट डाइपोल मोमेंट बनने की प्रक्रिया को हमने पोलराइजेशन बोला। पोलराइजेशन का हमने फॉर्मूला निकाला कि नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट बन रहा है वो क्या बोला हमने, P बोल दिया, कैपिटल P। अब हमने यहाँ से ध्यान से लगाया कि जो P नेट होता है ये स्मॉल, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें पता है Q इंटू एल होती है। ओके, अब Q इंटू एल, और वॉल्यूम पता है हमें एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गई, एरिया क्या आ गया, सॉरी डाइपोल क्या, पोलराइजेशन क्या आ गया, Q बाई ए, दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है तो इतना आज अच्छे से समझ लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। आज नई चीज़ सीखी है। ठीक, तो इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और कल को मिलते हैं, कल को देखते हैं फिर आगे क्या करेंगे। ठीक, वैसे तो मैंने बता दिया क्या करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं।